Hemopoiesis. Hemopoiesis is the process of origin, development and maturation of all blood cells. हेमोपोइसिस क्या होता है कि ऑल ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, उनका डेवलपमेंट, मैचुरेशन, ये सब होता है. सिर्फ एक टाइप की सेल्स नहीं होते हेमोपोइसिस में. अभी हेमोपोइसिस बहुत सारे स्टेजेस इन्वॉल्व करता है, जैसे ल्यूकोपोइसिस, इरेथ्रोपोइसिस, प्लेटलेट्स फॉर्मेशन, ये सब इन्वॉल्व करता है कौन? हीमोपोइसिस. तो सबसे पहले हम देखेंगे इस वीडियो में इरेथ्रोपोइसिस. ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ इरेथ्रोसाइट. इरेथ्रोपोइसिस मतलब ओरिजिन एंड डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ इरेथ्रोसाइट्स. तो साइट्स ऑफ इरेथ्रोपोइसिस. इरेथ्रोपोइसिस के कौन कौन से साइट्स ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? साइट. तो फर्स्ट, फेटल लाइफ में 3 स्टेजेस में होता है इरेथ्रोपोइसिस. फर्स्ट वन मीजोब्लास्टिक स्टेज, हिपैटिक स्टेज एंड माइलॉइड स्टेज. तो फर्स्ट वन मीजोब्लास्टिक स्टेज. तो मीजोब्लास्टिक स्टेज में फर्स्ट 2 months ऑफ इंट्रायूटेरन लाइफ आरबीसी प्रोड्यूस फ्रॉम मेसेंचाइम ऑफ योल्क सैक. जो योल्क सैक में मेसेंचाइम प्रेजेंट होता है, उससे आरबीसी का प्रोडक्शन होता है. कब? मीजोब्लास्टिक स्टेज में. हिपैटिक स्टेज में क्या होता है? फ्रॉम 3rd month लीवर मेन ऑर्गन प्रोड्यूसेस आरबीसी, स्प्लीन प्लस अदर लिम्फॉइड ऑर्गन्स. मतलब 3rd month से लीवर जो है ना, वो मेन ऑर्गन होता है फोइटल लाइफ में, जो कि आरबीसी प्रोड्यूस करता है. उसके साथ स्प्लीन और जो भी अदर लिम्फॉइड ऑर्गन्स है वो भी प्रेजेंट होते हैं. थर्ड वन माइलॉइड स्टेज. लास्ट 3 month ऑफ फोइटल लाइफ आरबीसी आर प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो एंड लिवर. बोन मैरो और लिवर से प्रोड्यूस होते हैं. इन न्यू बॉर्न बेबीज एंड चिल्ड्रन आरबीसी जो होता है बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है. एडल्ट में अप टू 20 years तक आरबीसी आर प्रोड्यूस फ्रॉम रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड फ्लैट बोन्स. जो रेड बोन मैरो होता है ना, लॉन्ग बोन्स और फ्लैट बोन्स का, उनसे प्रोड्यूस हुआ रहता है. और मतलब सारे बोन्स से, लॉन्ग बोन्स एंड फ्लैट बोन्स से होता है. लेकिन आफ्टर 20 years क्या होता है? शैफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स कंटेन्स येलो मैरो. मतलब जो लॉन्ग बोन्स और फ्लैट बोन्स होते हैं ना, उनके टोटल बोन से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है अप टू 20 years. बट आफ्टर 20 years जो शैफ्ट होती है ना, वो क्या उसके ऊपर क्या होता है? येलो ड्यू टू फैट डिपोजिशन एंड लूजेन. उसके ऊपर फैट का डिपोजिशन होता है शैफ्ट के ऊपर, सो वो इरेथ्रोपोइटिक फंक्शन लूज करते हैं. सो आरबीसी आर प्रोड्यूस फ्रॉम मेम्ब्रेनस बोन्स लाइक वर्टिब्रे, स्टर्नम, रिब्स, स्कैपुला, इलियक बोन. सो आरबीसी कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? जो कि मेम्ब्रेनस बोन्स होते हैं, जैसे कि वर्टिब्रे हमारा मेम्ब्रेनस होता है, स्टर्नम, रिब्स, स्कैपुला और इलियक बोन्स. इन अडल्ट्स लिवर एंड स्प्लीन में प्रोड्यूस आरबीसी इफ द बोन मैरो इज डिस्ट्रॉयड और फाइब्रोइज्ड. इन अडल्ट्स लिवर एंड स्प्लीन जो होता है ना, वो प्रोड्यूस होता है अडल्ट में. लिवर एंड स्प्लीन ये आरबीसी प्रोड्यूस करता है इफ बोन मैरो इज डिस्ट्रॉयड और फाइब्रोइज्ड. 75% ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड 25% ऑफ इरेथ्रोसाइट्स आरबीएम. मतलब जो रेड बोन मैरो होता है वो 75% ल्यूकोसाइट्स एंड 25% इरेथ्रोसाइट्स प्रोड्यूस करता है. चेंजेस ड्यूरिंग इरेथ्रोपोइसिस. इरेथ्रोपोइसिस के टाइम क्या क्या चेंजेस होते हैं? फर्स्ट वन रिडक्शन इन साइज ऑफ सेल 25 माइक्रोमीटर से तो 7.5 माइक्रोमीटर. हमारे आरबीसी का माइक्रो डायमीटर 7 माइक्रोमीटर होता है. डिसअपेरेंस ऑफ न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियस, ये एक चेंज होता है. थर्ड वन अपेरियंस ऑफ हेमोग्लोबिन, चेंज इन स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ साइटोप्लाज्म. ये 4 मेन चेंजेस है ड्यूरिंग इरेथ्रोपोइसिस. ये 4 चेंज होते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है इरेथ्रोपोइसिस में? जो अनकमिटेड प्लूरोपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल होता है, वो कन्वर्ट होता है कमिटेड प्लूरोपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल में. तो वो उसके बाद कन्वर्ट होता है कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्ट. उसके 2 पार्ट्स होते हैं,
कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट एंड लिम्फोइड स्टेम सेल। तो जो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट होता है वो अगेन 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है। कौन कौन सी? CFUM, CFUE एंड CFUGM। तो CFUEM क्या होता है? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट। CFUE कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट। CFUGM कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट क्या होगा? मोनोसाइट्स एंड ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट, मोनोसाइट, ये होता है। उसके बाद प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल। अभी इसको ज़रा डिटेल की डायग्राम है ये, तो इसको एक बार देख लेंगे। ये स्टेजेस है, हमें अभी तो पढ़ना है बस RBC के बारे में, तो हम बस RBC का ही देखेंगे। तो सबसे पहले प्लूरोपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल बड़ा, वो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट में चला गया। उसके बाद कॉलोनी फॉर्मिंग इरेथ्रोसाइट, उसके बाद प्रो इरेथ्रोसाइट में कन्वर्ट हुआ वो, फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट, उसके बाद रेटिकुलोसाइट, उसके बाद इरेथ्रोसाइट। तो प्रो इरेथ्रोसाइट किससे बना? कॉलोनी फॉर्मिंग इरेथ्रोसाइट से। तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज है? प्रो इरेथ्रोसाइट मेगालोब्लास्ट भी बोलते हैं इसे। लार्ज डायमीटर होता है इसका 20 माइक्रोमीटर। लार्ज न्यूक्लियस होता है। ऑक्यूपाई सेल को ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई करता है। 2 और मोर न्यूक्लियाई रेटिकुलर नेटवर्क प्रेजेंट रहता है। 2 से ज़्यादा भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। हेमोग्लोबिन एब्सेंट रहता है। और ये नेचर कैसा होता है इनका? बेसोफिलिक नेचर होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज है किसके बाद? प्रो इरेथ्रोब्लास्ट के बाद अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट का क्या होता है? डायमीटर 15 माइक्रोमीटर होता है। न्यूक्लियोलाई इन न्यूक्लियस डिसअपियर, मतलब न्यूक्लियोलाई न्यूक्लियस के अंदर का डिसअपियर होने लगता है। क्रोमैटिन कंडेंस्ड होता है एंड बिकम डेंस। क्रोमैटिन कंडेंस होता है और डेंस होने लगता है। साइटोप्लाज्म इज बेसोफिलिक इन नेचर। साइटोप्लाज्म का नेचर कैसा होता है? बेसोफिलिक। तो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट को क्या बोलते हैं? बेसोफिलिक इरिथ्रोसाइट। MCQ का क्वेश्चन आ सकता है। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, डायमीटर 10 to 12 माइक्रोमीटर, क्रोमैटिन कंडेंस्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट, हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपीयरिंग, पॉलीक्रोमोफिलिक और पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोसाइट। तो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट को क्या बोलते हैं? पॉलीक्रोमोफिलिक और पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोसाइट। इसमें हेमोग्लोबिन अपीयरिंग होने लगता है। इसकी ये इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट की ये खासियत है कि इसमें हेमोग्लोबिन अपीयर होने लगता है। सो ये पॉइंट नोट करना है। लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है? डायमीटर 8 to 10 माइक्रोमीटर होने लगता है। इंक स्पॉट न्यूक्लियस होने लगता है, मतलब बहुत छोटा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हेमोग्लोबिन इंक्रीज एंड एसिडोफिलिक साइटोप्लाज्म, हेमोग्लोबिन इंक्रीज होता है सो साइटोप्लाज्म एसिडिक होने लगता है। ऑर्थ्रोक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट बोलते हैं इसको। ऑर्थ्रोक्रोमैटिक न्यूक्लियस डिसअपियर्स एंड डिसइंटीग्रेट्स। पाइकाइनोसिस प्रोसेस बाय न्यूक्लियस डिसअपियर्स। पाइकाइनोसिस होता है इसमें जिससे न्यूक्लियस डिसअपेयर होने लगता है। रेटिकुलोसाइट इमैच्योर RBC। रेटिकुलोसाइट यानी इमैच्योर RBC, लार्ज देन मैच्योर्ड RBC से बड़ी होती है। साइटोप्लाज्म कंटेन्स रेटिकुलर नेटवर्क ऑफ बेसोफिलिक सेल्स एंटर्स द कैपिलरी फ्रॉम साइट प्रोडक्शन। उसके बाद ये डबल पेज आया बहुत तक। उसके बाद मैच्योर्ड इरिथ्रोसाइट। सो मैच्योर्ड इरिथ्रोसाइट जो होती है ना, वो लास्ट में रेटिकुलर नेटवर्क डिसअपियर, सेल बिकम मैच्योर्ड एंड बाइकॉन्केव इन शेप। डायमीटर 7 माइक्रोमीटर 2 माइक्रोमीटर, नो न्यूक्लियस विथ हेमोग्लोबिन। न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। इनका डायमीटर 7.2 माइक्रोमीटर होता है। सेल मैच्योर होता है और बाइकॉन्केव इन शेप रहता है। और इनमें रेटिकुलर नेटवर्क एब्सेंट होता है, रेटिकुलोसाइट में प्रेजेंट रहता है। 7 days फ्रॉम प्रोइरेथ्रोसाइट टू RBC। प्रोइरेथ्रोसाइट से RBC के लिए 7 दिन लगते हैं बनने के लिए।
फैक्टर्स नेसेसरी फॉर इरेथ्रोपोइसिस, इरेथ्रोपोइसिस के लिए कौन कौन से फैक्टर नेसेसरी है? स्टिम्युलेटिंग फैक्टर्स, हाइपोक्सिया, इरेथ्रोपोइटिन, थायरॉक्सिन, हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर, विटामिन B3, B6, C, D एंड E। ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं, ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, स्टिम्युलेटिंग फैक्टर्स। उसके बाद मैचुरेशन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? विटामिन B12, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड फोलिक एसिड, ये सब भी इंपॉर्टेंट होते हैं मैचुरेशन फैक्टर। फैक्टर्स फॉर हेमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड एमिनो एसिड, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, विटामिन C2, C3, ये सब इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो दैट्स ऑल इरेथ्रोपोइसिस। इसके अलावा आपको इरेथ्रोपोइसिस में LAQ आएगा या SAQ आएगा, LAQ तो नहीं आएगा, SAQ आएगा। सो आपने इतना लिखा है इरेथ्रोपोइसिस के बारे में तो भी आपके लिए इनफ हो जाएगा। मैं तो यही बोलूँगी आप इस नोट को बाय हार्ट कर लो और वही एग्ज़ाम में लिख कर आओ। एक दो बार जो भी रेफरेंस बुक है उसमें भी पढ़ लेना। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है लिंक, तो आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।